नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की परतों को खोल रहे हैं जो बना तो हाल ही में है, लेकिन जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। छत्तीसगढ़। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। समझिए, छत्तीसगढ़ आवश्यक तथ्य और प्रोफाइल का सार है जो इस राज्य की एक झलक देते हैं। जी। आज का मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब को समझना है। कैसे बना है राज्य, क्या है इसकी अपनी पहचान, प्रशासन कैसा है, इतिहास और वो कौन सी अनोखी बातें हैं जो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बनाती हैं। बिल्कुल। और कुछ हैरान करने वाली चीजें भी शायद सामने आएंगी, जैसे वो समुद्री घोड़े जैसी आकृति या फिर धान का कटोरा होने का मतलब क्या है। तो चलिए इस जानकारी के खजाने में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब और कैसे आया? छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ 1 नवंबर 2000 को। 2000 में? हाँ जी। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके बनाया गया था और भारत का 26वां राज्य बना। 26वां? अच्छा। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, हाँ। 1997 से 2002 वाली। हम्म। और संसद ने इसके लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पास किया था। तो 2000 में गठन, ये तो भारत के सबसे नए राज्यों में से एक हुआ। क्षेत्रफल के लिहाज से ये कितना बड़ा है, कुछ अंदाजा? काफी बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191। हाँ, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का करीब 4.11% है। 4% से ज्यादा? जी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। 9वां? अच्छा। हाँ। खासकर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो स्थिति बनी है उसके अनुसार। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ ना, तो ये उस वक्त के मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का करीब 30.47% हिस्सा था। 30%? मतलब लगभग 1/3 हिस्सा। ये तो काफी मायने रखता है। जी हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा था। तो क्या इसके गठन के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण थे या एक अलग पहचान की मांग भी थी? कुछ कल्चरल वजहें भी थीं? देखिए, ये एक मिली-जुली प्रक्रिया थी। प्रशासनिक सुगमता तो एक पहलू था ही बिल्कुल, लेकिन साथ ही इस क्षेत्र की अपनी जो एक अलग सांस्कृतिक सामाजिक पहचान है, भाषा है, उसको भी मान्यता देने की एक इच्छा, एक आकांक्षा थी। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रही। हाँ, शायद इस पर आगे बात करेंगे हम। जी बिल्कुल, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जिक्र आएगा। हाँ बिल्कुल, उस पर जरूर आएंगे। अभी ये बताइए, राजधानी और जनसंख्या के बारे में क्या? राजधानी है नया रायपुर, जिसका नाम अब अटल नगर भी किया गया है। अच्छा, अटल नगर। जी। और जनसंख्या के 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 करोड़ थी। 2.5 करोड़? हाँ, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 2.11% थी। जनसंख्या के मामले में ये देश में 16वें स्थान पर था उस समय। 16वां स्थान? ठीक है। और इसके पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7 पड़ोसी राज्य हैं। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति को काफी अहम बना देता है। 7 राज्य। और वो समुद्री घोड़े वाली बात, क्या वाकई इसका नक्शा वैसा दिखता है? सच में? हाँ हाँ हाँ। भौगोलिक नक्शे को अगर ध्यान से देखें ना, तो उसकी जो बाहरी लाइन है, आउटलाइन, हाँ, उसकी तुलना कभी-कभी समुद्री घोड़े, सी हॉर्स से की जाती है। ये बस एक, कह लीजिए, रोचक भौगोलिक उपमा है, एक अनोखी पहचान देती है। समुद्री घोड़ा, ये कल्पना करने में भी मजेदार है। अच्छा, अब हर राज्य की तरह छत्तीसगढ़ के भी अपने प्रतीक होंगे जो इसकी पहचान को दिखाते हैं। वो क्या है? बिल्कुल है। राज्य स्थापना दिवस तो 1 नवंबर है ही। हाँ। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। ये अपनी आवाज की नकल करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। पहाड़ी मैना? अच्छा। राजकीय पशु है वन भैंसा, जंगली भैंसा, जो शक्ति का प्रतीक है। और राजकीय वृक्ष है साल। साल का पेड़? हाँ, सुना है। जी, यहाँ के जंगलों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। राज्य का ध्येय वाक्य या कह ले मोटो, वो है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। अविश्वसनीय छत्तीसगढ़। इंटरेस्टिंग। ये प्रशासन और राज्य की विश्वसनीयता पर जोर देता होगा शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और क्या कोई राजकीय गीत या भाषा से जुड़ा कोई खास दिन भी है? हाँ, राजकीय गीत है, बहुत लोकप्रिय है, अरपा पेरी के धार। अरपा पेरी के धार? हाँ, मैंने सुना है शायद। जी, इसे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा है। बहुत सुंदर गीत है और छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा। और इसी महत्व को बताने के लिए हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर? ठीक है। और वो धान का कटोरा वाली उपाधि, वो क्यों है? हाँ,
वो इसलिए क्योंकि धान यहाँ की मुख्य फसल है। मतलब अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों में धान का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। इसी वजह से इतनी ज्यादा पैदावार होती है कि छत्तीसगढ़ को अक्सर भारत संघ में धान का कटोरा यानी राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा। ये सिर्फ कहावत नहीं है, यहाँ की कृषि की सच्चाई दिखाता है। तो समुद्री घोड़े की आकृति और धान का कटोरा ये सिर्फ प्रतीक या उपमाएं नहीं है, बल्कि राज्य की भौगोलिक और आर्थिक सच्चाई को भी कहीं न कहीं छूती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये राज्य चलता कैसे है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है यहाँ का, मतलब जिले वगैरह कितने हैं। हाँ, प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए राज्य को 5 संभागों मतलब डिविजन्स में बांटा गया है। 5 संभाग। जी, और जिले हैं 33 जिले। हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, उसमें 7 जिले आते हैं। बस्तर, हाँ वो तो काफी बड़ा एरिया है। जी, और अगर हम पहले के 30 जिलों के हिसाब से देखें तो दुर्ग सबसे छोटा जिला था। तहसीलों की बात करें तो कोरबा जिले की पौड़ी उपरोड़ा सबसे बड़ी तहसील है। पौड़ी उपरोड़ा। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। संसद में छत्तीसगढ़ की कुल 16 सीटें हैं। 16? हाँ, इनमें से 11 सीटें लोकसभा के लिए हैं और 5 सीटें राज्यसभा के लिए। 11 और 5, ठीक है। और राज्य की अपनी विधानसभा, उसमें कितनी सीटें हैं। राज्य की विधानसभा में 90 सदस्य होते हैं, 90 विधायक। 90 सीटें। क्या इन सीटों में आरक्षण का भी कुछ प्रावधान है? ये शायद राज्य की सामाजिक बनावट के बारे में कुछ बताता होगा। हाँ, बिल्कुल है। इन 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। 29? ये तो काफी ज्यादा है। जी, क्योंकि राज्य में जनजाति आबादी काफी बड़ी है, तो ये उसको दर्शाता है। 10 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं और बाकी बची 51 सीटें सामान्य वर्ग मतलब अनरिजर्व्ड हैं। अच्छा, तो ये आरक्षण व्यवस्था राज्य की जो विविध सामाजिक संरचना है और सबको प्रतिनिधित्व मिले उस कोशिश को दिखाती है। ये जानना जरूरी था। अच्छा, जब राज्य नया नया बना था 2000 में, तो जाहिर है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना पड़ा होगा। उस शुरुआती दौर के मुख्य लोग कौन थे? पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने राज्य की नींव रखी। पहले राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय। जी। पहले मुख्यमंत्री बने श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। अजीत जोगी, हाँ। न्यायपालिका के प्रमुख यानी पहले मुख्य न्यायाधीश थे श्री W.A. शशांक। W.A. शशांक। विधानसभा के पहले स्पीकर अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। शुरुआती मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल थे और पहले शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा। पुलिस फोर्स के मुखिया यानी पहले डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो थे श्री मोहन शुक्ल और प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी पहले मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार थे। काफी सारे नाम हैं याद रखने के लिए। और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो कोई पहली महिला जिनका जिक्र जरूरी हो? हाँ, स्रोत के अनुसार राज्य से पहली महिला सांसद होने का गौरव मिनी माता को मिला है। मिनी माता? जी, उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तो हुई राज्य स्तर की बात। अब थोड़ा जमीनी स्तर पर आते हैं। पंचायतें और नगर पालिकाएं, वहां क्या स्थिति है? मतलब लोकल गवर्नेंस कैसा है? लोकल गवर्नेंस की भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज में 33 जिला पंचायतें हैं। 33 जिला पंचायत? हाँ, 146 जनपद पंचायतें हैं जो ब्लॉक लेवल पर होती हैं और करीब 11,664 ग्राम पंचायतें हैं। 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, मतलब लोकतंत्र बिल्कुल नीचे तक है। जी हाँ, और शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय हैं। कुल मिलाकर 190 हैं। इनमें 14 नगर निगम हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। 14 नगर निगम? जी। 44 नगर पालिका परिषद है, म्युनिसिपल काउंसिल्स, और 123 नगर पंचायतें। अच्छा, क्या किसी नगर पालिका या निगम का कोई ऐतिहासिक महत्व भी है? जिससे सबसे पुराना कौन सा है? हाँ, रायपुर का जिक्र आता है इसमें। छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका 1867 में रायपुर में ही बनी थी। 1867? अंग्रेजों के टाइम में? जी हाँ, और बाद में 1967 में रायपुर को ही पहले नगर निगम का दर्जा मिला। तो रायपुर का प्रशासनिक महत्व राज्य बनने से काफी पहले से था। बिल्कुल, ये यही दिखाता है। अच्छा, मैंने सुना है कि रायपुर में जो बड़े सरकारी दफ्तर हैं, उनके कुछ खास नाम रखे गए हैं। ये सिर्फ नाम है या इनका कोई मतलब भी है, कुछ सिंबॉलिक? हाँ, ये नाम काफी सोच समझ कर रखे गए लगते हैं।
और ज्यादातर राज्य की नदियों और भावनाओं से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे मंत्रालय और सचिवालय भवन, मतलब जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसे महानदी भवन कहते हैं। महानदी, राज्य की सबसे बड़ी नदी के नाम पर? बिल्कुल। फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफिस हैं, वो भवन इंद्रावती भवन कहलाता है। इंद्रावती नदी जो बस्तर की जीवन रेखा है। हाँ, इंद्रावती। विधानसभा भवन का नाम करुणा भवन है। मुख्यमंत्री निवास को संवेदना नाम दिया गया है। करुणा, संवेदना। और राज्य सरकार का जो गेस्ट हाउस है, उसे पहुना कहते हैं। पहुना मतलब मेहमान। पहुना, अच्छा शब्द है। जी। स्रोत में एक और नाम है मिनी माता भवन, जो किसी डायरेक्टरेट बिल्डिंग का नाम है। ये सभी नाम रायपुर में है, और ये सिर्फ इमारतें नहीं लगती, बल्कि राज्य की पहचान से जुड़ने की कोशिश लगती है। महानदी, इंद्रावती, करुणा, संवेदना, पहुना, ये नाम वाकई इमारतों को अलग पहचान देते हैं। अच्छा, इमारतें तो प्रशासन का ढांचा है, पर राज्य की असली पहचान तो उसके लोगों से बनती है। चलिए कुछ ऐसी खास हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाई या जिन्हें कुछ खास उपाधियां मिली। बिल्कुल। कई ऐसे नाम हैं जिनका छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे पंडित वामनराव लाखे। उन्हें छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। सहकारिता के जनक वामनराव लाखे? जी। उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट से लोगों को जोड़ने का काम किया। वहीं दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक के रूप में पंडित पालेश्वर राव का नाम आता है। अच्छा, दुर्ग के लिए अलग। और स्वतंत्रता संग्राम या सामाजिक सुधार से जुड़े नाम? हाँ, गुंडाधुर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। वो 1910 के भूमकाल विद्रोह के हीरो थे। गुंडाधुर, मंगल पांडे। जी। और उनका जिक्र बस्तर का गांधी के रूप में भी आता है, जो शायद उनके नेतृत्व और प्रभाव को दिखाता है। 2 उपाधियां, बस्तर का गांधी भी। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, एक और बड़ा नाम। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना जगाने का बहुत काम किया। सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के गांधी, ठीक है। वीर नारायण सिंह का जिक्र 1857 की क्रांति के संदर्भ में आता है। स्रोत उन्हें अंतिम शहीद कहता है, हालांकि स्रोत में साल 1937 लिखा है। 1937? ये तो 1857 होना चाहिए शायद। हाँ, लगता तो यही है कि 1857 का ही संदर्भ होगा, पर स्रोत में 1937 लिखा है, तो हम वही बता रहे हैं। ठीक है, जैसा स्रोत में। अच्छा, ये गुंडाधुर का जिक्र 2 अलग अलग उपाधियों के साथ, मंगल पांडे और बस्तर का गांधी, ये दिलचस्प है। मतलब काफी असरदार व्यक्तित्व रहा होगा उनका। बिल्कुल। और कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ प्रमुख नाम जरूर होंगे। हाँ, बिल्कुल। दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ी लोक कला का उद्धारक माना जाता है। उन्होंने नाचा जैसी जो लोक कलाएं हैं, उनको फिर से जीवित करने में बड़ी भूमिका निभाई। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। और हबीब तनवीर साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का जनक कहा जाता है। हबीब तनवीर, हाँ, उनका नाम तो सुना है। जी। उनका नाटक चरणदास चोर बहुत मशहूर हुआ था। उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये नाम वाकई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गहराई को दिखाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की तरफ चलते हैं। राज्य बनने से पहले भी यहाँ शिक्षा का विकास हुआ होगा। पहला कॉलेज, यूनिवर्सिटी कब खुले? जी हाँ, शिक्षा की जड़ें काफी पुरानी है यहाँ। राज्य का पहला कॉलेज छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में 1938 में ही खुल गया था। 1938? आजादी से भी पहले? बिल्कुल। पहला संस्कृत कॉलेज शासकीय डीपी विप्र संस्कृत कॉलेज बिलासपुर में 1956 में खुला। संस्कृत कॉलेज भी? राज्य का पहला विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964 में रायपुर में बना। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। हाँ। मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो? पहला मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 1963 में। 1963 में मेडिकल कॉलेज। और टेक्निकल एजुकेशन में सबसे पुराना ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो कोनी बिलासपुर में 1904 में स्थापित हुआ था। 1904 में ITI, ये तो वाकई बहुत ही पुराना है। मतलब स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान काफी पहले से था। पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? पहला अखबार वगैरह? छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र? जी। इसका प्रकाशन माधवराव सप्रे जी ने 1900 में बिलासपुर से शुरू किया था। 1900 में? हाँ। ये छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता और एक तरह से वैचारिक चेतना के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
तो ये सारी बातें 1900 का अखबार, 1904 का आईटीआई, 1938 का कॉलेज, ये क्या दिखाती हैं? यही कि छत्तीसगढ़ भले ही 2000 में एक राज्य बना, लेकिन एक बौद्धिक और शैक्षिक चेतना यहाँ काफी पहले से पनप रही थी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कुछ जगहों को खास सांस्कृतिक उपनाम दिए गए हैं, उनके बारे में बताइए। जैसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? हाँ, ये उपनाम अक्सर तुलना करके दिए जाते हैं उस जगह की खासियत बताने के लिए। स्रोत के अनुसार छत्तीसगढ़ का खजुराहो को ही कहा गया है। खजुराहो को ही? ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्रोत में, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसका इशारा भोरम देव मंदिर की ओर है। कवर्धा के पास है ये। अच्छा, भोरम देव। जी, क्योंकि उसकी मूर्ति कला और बनावट मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों से काफी मिलती जुलती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का प्रयाग या तीर्थराज, स्रोत में प्रयाग लिखा है। फिर से वही। हाँ, लेकिन ये लगभग पक्का है कि ये राजिम का जिक्र है। राजिम, हाँ, वो संगम वाली जगह। बिल्कुल, जहाँ महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होता है और माघ पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में संगम पर लगता है। अच्छा, तो ये उपमाएं हैं जो उन जगहों के धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व को बताती हैं। और न्यायधानी या सांस्कृतिक राजधानी, ये कौन सी जगह है? बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है। न्यायधानी क्यों? क्योंकि राज्य का हाईकोर्ट बिलासपुर में ही है। अच्छा, हाई कोर्ट की वजह से, ठीक है। और राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। शायद वहाँ की जो साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियां रही हैं, उनका एक लंबा इतिहास है, इस वजह से। राजनांदगांव सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है। रायपुर तो प्रशासनिक राजधानी है ही, और एक और दिलचस्प जगह है मैनपाट, सरगुजा जिले में। मैनपाट? जी, उसे अपनी ठंडी, अच्छी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के कारण छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा शिमला कहते हैं। शिमला? अरे वाह, मतलब छत्तीसगढ़ में एक हिल स्टेशन जैसा अनुभव भी मिल सकता है। बहुत खूब। अब थोड़ी बात प्रकृति और वन्य जीवन की करते हैं। नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज कितने हैं? छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी के मामले में काफी समृद्ध है। यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क? जी, इनमें सबसे बड़ा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कोरिया जिले में पड़ता है। गुरु घासीदास सबसे बड़ा, और सबसे छोटा? सबसे छोटा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर के पास है, और ये अपनी लाइमस्टोन केव्स, गुफाओं और तीरथगढ़ वाटरफॉल के लिए बहुत फेमस है। कांकेर घाटी, अच्छा। और सैंक्चुरीज कितनी बताई? 11 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, वन्य जीव अभयारण्य। 11? इनमें सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा है? सबसे बड़ा अभयारण्य है तमोर पिंगला, ये सरगुजा में है। तमोर पिंगला। और सबसे पुराना है सीता नदी अभयारण्य, धमतरी जिले में। ये 1974 में बना था। सीता नदी 1974 से है, काफी पुराना। क्या बाघों के संरक्षण के लिए भी कुछ खास है? टाइगर रिजर्व वगैरह और बायोस्फीयर रिजर्व? जी हाँ, बाघों के संरक्षण के लिए राज्य में 3 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। 3 टाइगर रिजर्व? जी। और एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, अचानकमार। हाँ। उसे यूनेस्को ने 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ये यहाँ की जो रिच फ्लोरा और फोना है, उसके संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है। बहुत अच्छा। नदियां किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होती हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य नदियां कौन सी हैं और उनका क्या महत्व है? बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है महानदी। महानदी? हाँ, इसकी कुल लंबाई करीब 858 किलोमीटर है, जिसमें से 286 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बहती है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा, महानदी, ठीक है। बस्तर अंचल के लिए इंद्रावती नदी जीवन रेखा है, लगभग 400 किलोमीटर लंबी है ये। इंद्रावती? जी। बस्तर के लिए? जी। और सरगुजा अंचल की जीवन रेखा है रेहंद नदी, इसे रेणु नदी भी कहते हैं। स्रोत में एक रोचक तथ्य ये भी है कि सबसे छोटी नदी खरखरा नदी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 25 किलोमीटर बताई गई है। सिर्फ 25 किलोमीटर? खरखरा नदी, अच्छा। और यहाँ कुछ प्रसिद्ध गुफाओं का भी जिक्र आता है, जैसे सीता बेंगरा। इनका क्या महत्व है? ऐतिहासिक हैं क्या ये? हाँ, छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक गुफाएं हैं। सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ियों पर हैं सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्यों?
सीता बेंगरा गुफा को भारत के सबसे पुरानी नाट्यशालाओं में से एक माना जाता है। एम्फी थिएटर जैसा है। नाट्यशाला मतलब थिएटर? जी हाँ। कहते हैं महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम यहीं बैठकर लिखी थी। अरे वाह, कालिदास और मेघदूतम। और उसी के पास जोगीमारा गुफा है। उसमें मौर्य काल के ब्राह्मी लिपि में लिखे लेख और रंगीन चित्र मिले हैं, जो भारतीय चित्रकला के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल के चित्र? जी। एक और प्रसिद्ध गुफा है रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर? हाँ, यहाँ प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल के रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्र मिले हैं। रॉक पेंटिंग्स? जी। और इन शैल चित्रों की वजह से इसकी तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं से की जाती है। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहते हैं। प्राचीन नाट्यशाला, मौर्यकालीन चित्र, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ये तो इतिहास की परतें हैं जो इन गुफाओं में छिपी हुई हैं। बहुत दिलचस्प। अब बात करते हैं राज्य की कुछ उपलब्धियों की और औद्योगिक विकास की। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले पहले छत्तीसगढ़ी कौन थे? हाँ, सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो पद्मश्री पाने वाले पहले व्यक्ति थे साहित्यकार मुकुटधर पांडेय। उन्हें 1976 में ये सम्मान मिला था। मुकुटधर पांडे 1976। और पहली महिला? पद्मश्री पाने वाली पहली महिला थीं प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई जी। उन्हें 1988 में सम्मानित किया गया। तीजनबाई, हाँ, उनका नाम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है पंडवानी के लिए। क्या उन्हें और भी बड़े सम्मान मिले हैं? जी हाँ, तीजनबाई जी तो छत्तीसगढ़ की शान है। वो पद्म भूषण पाने वाली भी पहली महिला बनी 2003 में। पद्म भूषण भी? हाँ, उनसे पहले पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे रंगकर्मी हबीब तनवीर साहब 2002 में। हबीब तनवीर, हाँ, उनका जिक्र पहले भी आया था। जी। और तीजनबाई जी देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, उससे सम्मानित होने वाली भी राज्य की पहली शख्सियत है। उन्हें ये सम्मान 2019 में मिला। पद्म विभूषण भी, मतलब तीजनबाई जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिले हैं। ये तो अद्भुत है। जी हाँ, बिल्कुल। खेल के क्षेत्र में कोई पहले अर्जुन अवॉर्डी? हाँ, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ी थे बास्केटबॉल खिलाड़ी हनुमान सिंह। 1975 में मिला था उन्हें। हनुमान सिंह, बास्केटबॉल। अच्छा, अब उद्योग धंधों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ तो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत कब हुई? पहली इंडस्ट्री वगैरह? औद्योगिक इतिहास भी काफी पुराना है राज्य का। पहला संगठित उद्योग माना जाता है सीपी मिल्स, मतलब सेंट्रल प्रोविंस मिल्स, या इसे बीएनसी मिल भी कहते थे, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ये राजनांदगांव में 1899 के आसपास लगा था। 1890s में कॉटन मिल? जी। पहला जूट मिल मोहन जूट मिल 1935 में रायगढ़ में लगा। जूट मिल रायगढ़ में? सीमेंट उद्योग की बात करें तो पहला सीमेंट कारखाना दुर्ग जिले के जामुल में लगा, एसीसी का, 1965 में। एसीसी सीमेंट जामुल 1965। और भिलाई स्टील प्लांट, उसका तो जिक्र जरूर होना चाहिए। वो कब बना? बिल्कुल, भिलाई इस्पात संयंत्र, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। ये छत्तीसगढ़ी नहीं, भारत के औद्योगिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हाँ, सोवियत संघ के सहयोग से। और ये पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। इसे एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में गिना जाता है और इसने इस पूरे क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, भिलाई का नाम तो बहुत सुना है। जी। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले का चांपा शहर है, वो कोसा सिल्क की बुनाई के लिए खास तौर पर मशहूर है। चांपा कोसा सिल्क के लिए? अच्छा। तो 1890 की कॉटन मिल से लेकर एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट तक ये एक लंबी औद्योगिक यात्रा रही है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, इतिहास और भाषा की गहराइयों में। छत्तीसगढ़ पर किन राजवंशों ने राज किया? सबसे पहले कौन थे? यहाँ का इतिहास काफी पुराना है। पहला क्षेत्रीय राजवंश जिसे माना जाता है वो है राजर्षि तुल्यकुल वंश। इनकी राजधानी आरंग थी। राजर्षि तुल्यकुल आरंग? जी। फिर मध्यकाल में कलचुरी वंश का शासन बहुत महत्वपूर्ण रहा। पहले कलचुरी शासक थे कलिंगराज। करीब 1000 ईस्वी में उन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तुमाड़? हाँ, बाद में राजधानी रतनपुर गई, फिर रायपुर भी आई। आधुनिक काल की शुरुआत में मराठा शासन आया। पहले मराठा शासक थे बिंबाजी भोंसले 1757 ईस्वी में। इनकी राजधानी रतनपुर थी। बिंबाजी भोंसले?
रतनपुर। फिर ब्रिटिश शासन आया और पहले ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी एलियट 1854 में। इन्होंने रायपुर को मुख्यालय बनाया। चार्ल्स एलियट, रायपुर। क्या किसी महिला शासिका का भी जिक्र है और जनजातीय विद्रोहों का? हाँ, स्रोत में पहली महिला शासिका के रूप में प्रफुल्ल कुमारी देवी का नाम है। प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। और जहां तक जनजातीय विद्रोहों की बात है तो पहला प्रमुख विद्रोह हल्बा विद्रोह माना जाता है। 1774 से 77 तक चला था ये। हल्बा विद्रोह 1770s में? जी। इसके बाद भी बस्तर और दूसरे इलाकों में कई महत्वपूर्ण ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, जैसे परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह और भूमकाल विद्रोह, जिसके हीरो गुंडाधुर थे, जिनका जिक्र हमने किया था। हाँ, गुंडाधुर। स्रोत में कुछ प्रमुख जनजातियों का भी उल्लेख है, जैसे गोंड, जो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, आबुजमाड़िया, जिन्हें सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है, और हल्बा, जो साक्षरता में काफी आगे हैं। ये विद्रोह और जनजातियों की जानकारी राज्य के सामाजिक इतिहास को समझने में मदद करती है। अच्छा, अब भाषाओं पर आते हैं। छत्तीसगढ़ी तो है ही, इसके अलावा और कौन सी भाषाएं या बोलियां यहाँ बोली जाती हैं? छत्तीसगढ़ी तो प्रमुख भाषा है ही, और इसका सबसे पुराना लिखा हुआ रूप हमें 1703 ईस्वी के दंतेवाड़ा के एक शिलालेख में मिलता है। 1703? इतना पुराना? जी हाँ। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली बताई जाती है। कोसली? राज्य में भाषाई विविधता काफी है। जैसे उरांव जनजाति है, वो कुरुख बोली बोलती है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। कुरुख? अच्छा। बस्तर अंचल में संपर्क भाषा मतलब लिंगुआ फ्रैंका के रूप में हल्बी का इस्तेमाल होता है। जशपुर क्षेत्र में सादरी बोली जाती है। हल्बी, सादरी? हाँ। और बस्तर में तो गोंडी, भथरी, दोरली जैसी कई और बोलियां भी चलती हैं। ये जो भाषाई विविधता है, ये राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का एक बड़ा प्रमाण है। कोसली, कुरुख, हल्बी, सादरी, गोंडी, वाकई भाषाओं का संगम है यहाँ। चलिए, अब अंत में कुछ और मिले जुले रोचक तथ्य देखते हैं जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर को पूरा करते हैं। जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पहाड़ की? जरूर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा चोटी। ये बलरामपुर जिले के सामरीपाट क्षेत्र में है। गौरलाटा? हाँ। कितनी ऊंची है? 1225 मीटर। 1225 मीटर? हाँ। ठीक है। और अगर हम सिर्फ दंडकारण्य पठार क्षेत्र की बात करें तो वहां की सबसे ऊंची चोटी बेलाडिला पहाड़ी रेंज की नंदीराज चोटी है, 1210 मीटर। नंदीराज? हाँ। बेलाडिला में? हाँ। अच्छा। और मौसम कैसा रहता है? बारिश कहाँ ज्यादा होती है? राज्य की जलवायु जो है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मतलब ट्रॉपिकल मॉनसून। गर्मी, बरसात, सर्दी, तीनों मौसम साफ पता चलते हैं। और बारिश सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता है अबुझमाड़ के जंगल, नारायणपुर जिले में। यहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल 187 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। 187 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा। जी हाँ, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबुझमाड़। अच्छा, एक बात और थी, 1905 में नक्शे का निर्धारण, इसका क्या मतलब है? राज्य तो 2000 में बना ना? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भाषा के आधार पर प्रांतों को फिर से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चल रही थी। हाँ, कर्जन के टाइम पे। बिल्कुल। उसी दौरान संबलपुर और कुछ दूसरे उड़िया भाषी इलाके बंगाल प्रांत में, जो बाद में उड़ीसा का हिस्सा बने, शामिल किए गए, और छोटा नागपुर के कुछ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषी क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत में मिलाए गए। अच्छा, अदला बदली हुई? जी। इसी फेरबदल से छत्तीसगढ़ क्षेत्र की एक ज्यादा स्पष्ट भौगोलिक और प्रशासनिक सीमा उभर कर आई, जिसे हम आज के छत्तीसगढ़ के नक्शे का आधार मान सकते हैं। तो राज्य भले ही 2000 में बना, लेकिन एक भौगोलिक इकाई के रूप में इसकी पहचान 1905 में ही काफी हद तक तय हो गई थी। अरे वाह, तो ये पहचान की जड़ें वाकई काफी पहले से जम रही थीं। इसी से जुड़ा एक नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा का, जिन्हें स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। उन्होंने कब सोचा था ये? बिल्कुल, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पकार या स्वप्न दृष्टा मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1918 में ही अपनी एक पांडुलिपि में, मतलब हाथ से लिखी किताब में, एक अलग छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नक्शा जैसा बनाया था या उसका जिक्र किया था। 1918 में? जी।
ये दिखाता है कि एक अलग राज्य की चेतना या उसका विचार जो है वो काफी पहले ही पनपने लगा था। कमाल है। और कोई खास आंदोलन या सांस्कृतिक पहचान जिसका जिक्र जरूरी हो? हाँ, पहला जंगल सत्याग्रह 1922 में धमतरी के सिहावा नगरी में हुआ था। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा था और जो अंग्रेजों के वन कानून थे उनके विरोध में था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922। जी। और सांस्कृतिक रूप से ददरिया गीत है। उन्हें छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है। ये मूल रूप से प्रेम गीत है और सवाल जवाब के अंदाज में गाए जाते हैं। ददरिया लोकगीतों का राजा। अच्छा। तो कुल मिला के आज की इस पूरी बातचीत से छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही कह सकते हैं बहुआयामी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ भूगोल या प्रशासन का ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें गहरा इतिहास है, एक जीवन संस्कृति है, बहुत समृद्ध प्रकृति है और संघर्ष करने वाले लोगों की कहानी है। वो समुद्री घोड़े की आकृति से लेकर धान के कटोरे तक, प्राचीन नाट्यशाला से लेकर एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट तक। यहाँ कॉन्ट्रास्ट भी है और एक निरंतरता भी है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य जो बना तो अभी कुछ साल पहले है, वो अपनी सदियों पुरानी जड़ों, जैसे वो राजस्व तुल्य कुल, वंश, कल्चुरी शासन, जनजातीय संस्कृति, कोसली भाषा और आज की जो आकांक्षाएं हैं जैसे औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय मंच पर पहचान, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ की जो विविधता है, चाहे वो भूगोल की हो, भाषा की हो या जनजातियों की, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका सार क्या है, लब्बू लुबाब क्या है? यही कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी पहचान गढ़ रहा है, जिसकी कहानी अभी लिखी जा रही है, लेकिन जिसकी प्रस्तावना, जिसका इंट्रोडक्शन सदियों पहले लिखा जा चुका था। ये एक जटिल और लगातार विकसित हो रहा क्षेत्र है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हमने देखा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में एक अलग छत्तीसगढ़ की कल्पना की और 1905 में ही एक भौगोलिक नक्शा सा उभराया था। फिर भी राज्य बनने में साल 2000 तक का लंबा समय लग गया। इन लगभग 80-90 सालों में वो कौन सी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकतें रही होंगी जिन्होंने इस विचार को, इस सपने को जीवित रखा, इसे आगे बढ़ाया और आखिरकार इसे हकीकत में बदला? उन दशकों की यात्रा कैसी रही होगी? इस पर विचार करना शायद छत्तीसगढ़ की कहानी को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है।